तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने ये तो पढ़ लिया कि प्रकाश जब किसी एक माध्यम से चलकर आता है और किसी भी समतल दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं और जो प्रतिबिंब आपके दर्पण में बन रहा है उस प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी और जो भी आपकी वस्तु है, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बनाने के लिए दर्पण की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, इन सारी बातों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुका है, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाकर के सारे वीडियोस को आप सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। फाइनली आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि प्रकाश जब एक माध्यम से चल कर के आता है और वापस लौटने के बजाय क्या करता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है तो उसके साथ क्या होता है और उस परिघटना को हम क्या कहते हैं। तो इसके बारे में आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि वीडियो की भाषा एकदम सहज सरल और बिल्कुल आपकी भाषा में होने वाली है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों अब देखिए, यहाँ पर अब जो प्रकाश की परिघटना होगी, यह मान लेते हैं कि एक सतह है। यह क्या है, पृथककारी पृष्ठ। इसको हम क्या लिख लेते हैं, पृथककारी पृष्ठ है। यानी कि पृथककारी पृष्ठ का मतलब कि अगर ऊपर में इसके अलग माध्यम है, मान लेते हैं कि ऊपर में इसका पहला माध्यम है 1 और नीचे में इसका दूसरा माध्यम है 2, तो यानी कि यहाँ पर आपके दो माध्यम हैं, एक ऊपर माध्यम अलग है और नीचे माध्यम अलग है। माध्यम कहने का मतलब, फिलहाल माध्यम का मतलब आप समझ लीजिए वस्तु से ऊपर आपकी कोई अलग वस्तु है और नीचे आपकी कोई अलग वस्तु है। जैसे अगर ऊपर जल है तो नीचे कांच है, ऊपर कांच है तो नीचे लकड़ी है। यानी कि इस प्रकार का माध्यम है कि ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है। और यह एक ऐसा पृष्ठ है कि जो कि इस माध्यम को, इन दोनों माध्यमों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, पृथक कर रहा है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पृथककारी पृष्ठ कहते हैं। अब देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा, अब तक हमने प्रकाश से संबंधित जो भी पढ़ा, वहां पर हमने क्या देखा कि जब कोई भी प्रकाश किरण आती है और किसी भी परावर्तक समतल सतह से टकराने के पश्चात क्या करती है, जिस माध्यम से चलकर आ रही है उसी माध्यम में वापस हो जाती है। लेकिन अब जो प्रकाश की किरण आ रही है ना, अब जो प्रकाश की किरण आ रही है, यानी कि जो आपकी क्या है, आपतित किरण है, आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो अब आपकी जो आपतित किरण है वह लौट करके आने वाली नहीं है। अब क्या करेगी, यह दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके कोई भाग में कलई नहीं किया गया है, इसलिए यह प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। अब देखिए, ऊपर मान लेते हैं कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है, और नीचे कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। नीचे आपका कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। अब देखिए, विरल और सघन माध्यम का लॉजिक क्या है। जैसे देखिए, आप जैसे अगर आपका कोई क्लासरूम है या कोई भी रूम है, तो आप रूम में उतना तेजी से नहीं दौड़ सकते हैं जितना कि आप रूम के बाहर दौड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि आप अगर रूम के अंदर दौड़ते हैं तो वहां पर आपकी चाल अलग होगी, और अगर आप रूम के बाहर दौड़ते हैं तो वहां पर आपकी चाल, आपका वेग अलग होगा। क्यों? क्योंकि रूम के अंदर बहुत सारे सामान होंगे, टेबल होगा, कुर्सी होगा, आपका बेड होगा, इसलिए आप वहां पर आराम से ही आपको चलना पड़ेगा, वहां पे आप दौड़ नहीं सकते हैं। यानी कि आपका चाल, आपका वेग वहां पर क्या होगा, कम होगा। लेकिन आप जैसे ही बाहर जाते हैं, बाहर पूरा खुला वातावरण है, आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। यानी कि बाहर आपका कोई भी रोकने वाला नहीं है, इसलिए बाहर आपका वेग क्या होता है, अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक वही कहानी यहाँ पे किसकी है, विरल और सघन की।
किसकी कहानी है यहाँ पे? बिरल और सघन की। यदि आपके पास केवल क्या है, केवल व केवल हवा है, तो आप उस हवा में आसानी से दौड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास केवल पानी है तो क्या पानी में भी आप दौड़ लेंगे क्या? तो पानी में नहीं दौड़ लेंगे, नहीं दौड़ पाएंगे आप, उसमें धीरे धीरे चलेंगे। तो जिसमें हम क्या कर सकते हैं, तेजी से चल सकते हैं। हवा में तेजी से क्यों चल सकते हैं? क्योंकि जो उसके अणु हैं, हवा के जो अणु हैं वह दूर दूर होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं। लेकिन जो जल के अणु हैं वह क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो आपके जिसके अणु दूर दूर होंगे यानी कि हवा, तो वह माध्यम कैसा होगा, विरल माध्यम होगा। और जिसके अणु पास पास होंगे वह कैसा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। अब जैसे अगर हम बात करें किसकी, पानी की और कांच की, तो अगर देखिए इसमें दो चीज़ों में तुलना होती है विरल और सघन में से। जैसे अगर हवा और पानी था तो वहाँ पे आपका हवा विरल था और पानी क्या था, सघन था। पानी सघन माध्यम, हवा विरल माध्यम। लेकिन अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास पानी हो और क्या हो, आपके पास कांच हो, तो देखिए अगर आपके पास पानी है तो आप उस पर दौड़ भले नहीं सकते लेकिन उसमें चल सकते हैं। लेकिन अगर कांच में आप चलना चाहें तो क्या कांच में आप चल सकते हैं क्या? कांच में नहीं चल सकते। तो यहाँ पे कांच आपका क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा और पानी आपका क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सघन और विरल की स्टोरी पता हो गई होगी। आपके रूम के अंदर तमाम प्रकार की वस्तुएं हैं, कुर्सी है, मेज है, आपका बेड है, इसलिए यहाँ पर इसके अणु क्या है, काफ़ी पास पास हैं, इसलिए यह कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। लेकिन रूम के बाहर जब आप दौड़ रहे हैं तो वहाँ पूरा खाली खाली है, अणु वहाँ पे नहीं उपस्थित हैं, यानी कि आप वहाँ दौड़ सकते हैं। तो आपका रूम सघन माध्यम हो गया और बाहर जैसे जाएंगे तो विरल माध्यम, यानी जहाँ रुकावट कम हो उसे हम क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे। और जिसमें रुकावट अधिक हो उसे हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। अब एक बात आप नोट पॉइंट में लिखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। अभी मैं सारी कहानी को लिंक करूंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप वीडियो को रोकिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और जब कभी सघन से विरल में जाएगी, अगर कांच से पानी में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर, और विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब के पास। ये आप एकदम की पॉइंट मान करके इस बात को आप याद रखेंगे। अब आइए चलते हैं यहाँ। अब देखिए यहाँ की जो भी घटनाएं हैं पिछले आपके प्रकाश के परावर्तन से काफ़ी घटनाएं लिंक होंगी। आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और आपतित किरण परावर्तक सतह के या किसी भी पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और उस आपतन बिंदु पर अगर हम क्या कर दें, एक लंब डाल दें तो वह क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। तो यह क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु पर अभिलंब। यह क्या कहलाएगा, आपका आपतन बिंदु पर अभिलंब कहलाएगा। तो यह आपका क्या हो गया, अभिलंब। अब हमने जो आपको की पॉइंट बताया वह क्या था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो चूंकि ऊपर हवा था यानी कि विरल, और नीचे क्या था, सघन यानी कि पानी था, यानी कि क्या था, सघन। और जब कभी भी प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, विरल से आप यहाँ पे लिख लीजिए कि विरल से सघन में जब जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो कहाँ आएगी, अभिलंब की ओर। कहाँ जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और जब सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जब जाएगी तो यह अभिलंब तो ये चीज़ आप एकदम नोट पॉइंट में लिखिएगा कि जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, सघन से विरल में अभिलंब से दूर। तो यहाँ प्रकाश की किरण हवा से पानी में आ रही है, हवा विरल है, पानी सघन है। तो यह
अगर इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो यह सीधा सीधा इस प्रकार से यह किरण चली जाती, लेकिन इसको डिस्टर्ब कर रहा है कौन? माध्यम को परिवर्तित करके इस किरण को डिस्टर्ब किया जा रहा है, और जब डिस्टर्ब किया जा रहा है तो नीचे सघन माध्यम है, इसलिए अब यह रास्ता अपना न ले जा करके यह जिस रास्ते से जा रही थी उस रास्ते में न जा करके अपना रास्ता बदल लेगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो अपना रास्ता बदल लेगी और कहाँ बदलेगी? विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यानी कि अगर विरल से सघन में जाएगी तो ये वाला आपका अभिलंब है, अभिलंब की ओर, इसमें ना जाकर के अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अपने रास्ते को बदलकर अभिलंब की तरफ आ जाएगी। अब अगर हम एक माध्यम इसमें और ले लें, एक माध्यम इसमें और ले लें इस प्रकार से, अब हम मान ले रहे हैं कि यह आपका कौन सा है? माध्यम नंबर 3 है। समझते जाइएगा, एकदम लिंक जब आपके दिमाग में यह पूरा बैठ जाएगा ना तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, तो माध्यम 3 जो आपका है इसमें हम मान ले रहे हैं कि फिर से क्या है? आपकी हवा है। माध्यम 3 यानी इसके नीचे फिर से हवा है, यानी अब देखिए यहाँ पे आपका पानी है और यहाँ पे आपका क्या है? हवा। तो हवा और पानी में देखा जाए तो पानी आपका सघन है, हवा क्या है? विरल है। तो यहाँ यह जो प्रकाश की किरण है सघन माध्यम पानी से आ रही है और हवा में प्रवेश कर रही है, यानी सघन से विरल में प्रवेश कर रही है। तो अब क्या होगी? अभिलंब से दूर हटेगी। तो यह आपका अभिलंब था, इसको अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो यह इस प्रकार से चली जाती, लेकिन इसको डिस्टर्ब कर रहा है कौन? माध्यम को परिवर्तित करके। तो यह अपना रास्ता परिवर्तित कर देगी। जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो यह अपने पथ से विचलित हो जाएगी और कहाँ जाएगी? अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से दूर हटेगी तो अभिलंब के पास आती तो इधर, दूर जाती तो इधर। तो अब यह क्या करेगी? अपना रास्ता परिवर्तित करके अभिलंब से दूर चली जाएगी। अब देखिए, यहीं से आइए हम समझते हैं कि इसके प्रकाश की अपवर्तन की परिभाषा। प्रकाश का अपवर्तन। अब हमने जो भी यहाँ पे आपको कहानी समझाया ना, यह कहानी क्या है? प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना है। अब आइए हम देखते हैं कि अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में चलकर आती है और दूसरे माध्यम में क्या करती है? प्रवेश करती है, तो वह अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। या तो अभिलंब के पास आती है या तो अभिलंब से दूर जाती है। फिर से एक बार समझिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर आती है और दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। ऐसे न जाकर के वह क्या हो जाती है? अपने पथ से विचलित हो जाती है। जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो या तो अभिलंब के पास आती है या अभिलंब से दूर जाती है। तो प्रकाश की यह परिघटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब इसमें दो कंडीशन हैं कि यदि प्रकाश विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। और यही घटना पूरी क्या कहलाएगी? आपकी प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। अब जिस प्रकार से आपने पढ़ा था वहां पर प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। आइए प्रकाश के अपवर्तन के नियम को जानने से पहले थोड़े से छोटे छोटे पॉइंट इसमें और बता देते हैं, फिर हम चलेंगे इसके नियम की ओर। देखिए, आप सब जानते हैं यह किरण कौन सी है? आपतित किरण है। यह क्या है? अभिलंब है। और आप जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो बनने वाला कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोण आई, इंसिडेंट एंगल कहते हैं, कोण आई कहते हैं। और कोण आई क्या होता है? आपका आपतन कोण। आपतन
कोण, कोण आई क्या होता है? आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। लेकिन यहाँ पे जो आप पढ़े थे परावर्तन कोण, यहाँ पे परावर्तन कोण नहीं होता बल्कि अपवर्तन कोण होता है। तो अपवर्तन कोण क्या होता है? जैसे ये आपका क्या है? अभिलंब है और यह क्या है? अपवर्तित किरण है। इसका रास्ता बदल गया, यह किरण रास्ता बदल चुकी है, रास्ते में अपने अपवर्तन ला चुकी है, यानी रास्ते को बदल दी है, इसलिए यह इस किरण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं इसको? अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग एंगल कहते हैं, आर कहते हैं, कोण आर कहते हैं। तो कोण आर क्या है? अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब के मध्य बना कोण आर आपका क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? या अपवर्तन कोण कहलाता है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? आपका अपवर्तन कोण कहलाता है। अब यहां पे देखिए, यह इसके लिए आपतित कोण किरण है, तो यहां पर ये जो कोण बन रहा है यह कोण आई हो जाएगा और यहां पे ये जो कोण बन रहा है यह क्या हो जाएगा? कोण आर। आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। अब आइए मैं इस चीज को रफ करता हूं, फिर आगे इसके दोनों नियमों को आपको समझाता हूं। तो बच्चों, जिस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते थे, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 नियम। तो अगर हम बात करें प्रकाश के अपवर्तन के प्रथम नियम की, प्रकाश के अपवर्तन के प्रथम नियम की बात करें तो इस नियम को और हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। इसे हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। देखिए, स्नेल एक वैज्ञानिक था जिन्हें इन्होंने क्या किया कि इस अपवर्तन की घटना का अध्ययन करने के पश्चात एक अनुपात दिया जिसे हम स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं और उसे ही हम कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा कि यह आपका आपतन कोण है, यह आपका अपवर्तन कोण है। तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या। अब देखिए, ज्या का मतलब क्या होता है? आपने जो त्रिकोणमिति में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये सब सुने थे ना, जो आपका फर्स्ट त्रिकोणमिति सर्वसमीका होती है साइन, साइन की हिंदी होती है क्या? ज्या। साइन की हिंदी क्या होती है? ज्या। तो कह क्या रहा है? आपतन कोण की ज्या, यानी कि आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई। समझने की कोशिश कीजिएगा, लिंक कीजिएगा कि जो आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक त्रिकोणमिति जो सर्वसमीकाएं होती हैं उसमें से जो आपका फर्स्ट सर्वसमीका साइन होती है, साइन की हिंदी होती है ज्या। और स्नेल का नियम क्या कहता है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, साइन आई। आपतन कोण की ज्या क्या हो जाएगी? साइन आई। और अपवर्तन कोण की, अपवर्तन कोण की ज्या। अब अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण कोण आर है और ज्या का मतलब होता है साइन, तो यह आपका हो जाएगा साइन आर। और ये स्नेल का नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, यानी कि साइन आई बटे साइन आर, इनका अनुपात सदैव एक क्या होता है? स्थिरांक होता है। सदैव एक क्या होता है? स्थिरांक। सदैव एक क्या होता है? स्थिरांक होता है। यही आपका है अपवर्तन का प्रथम नियम, यानी स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या, आई क्या है? आपतन कोण, आर क्या है? अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है भाग, सदैव क्या होता है? स्थिरांक होता है। और स्थिरांक को ही हम क्या कहते हैं? नियतांक कहते हैं। स्थिरांक को ही हम क्या कहते हैं? नियतांक कहते हैं। यानी कि आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक क्या होता है? स्थिरांक होता है, नियतांक होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर
जो आपका माध्यम है, इनके अगर रंग, रूप और आकार को ना बदला जाए तो इसके मध्य चाहे जितने भी हम प्रकाश की किरणें गुजार दें, उनके साइन आई और साइन आर का अनुपात सदैव एक स्थिर रहता है, एक ही वैल्यू आती है। यानी कि यह एक माध्यम है, ऊपर एक माध्यम है और नीचे का माध्यम अलग है। अब इस माध्यम से होकर के चाहे हम एक किरण नहीं, चाहे 1000 किरण गुजार दें, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? स्थिर रहेगी, बदलेगी नहीं। यदि इसके रंग और इसके माध्यम में कोई चेंज ना किया जाए तो इसकी जो वैल्यू आएगी साइन आई की और साइन आर के अनुपात की जो वैल्यू आएगी वह सदैव स्थिर रहेगी। यानी कि साइन आई बटे साइन आर का मान अगर माध्यम 1 और माध्यम 2 के लिए 1 आ रहा है तो चाहे इससे हम 1 नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000 किरणें गुजार दें, हर हाल में उसका मान क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो यह क्या है? परावर्तन का प्रथम नियम। अब आइए देखते हैं इसके द्वितीय नियम को। तो इसका द्वितीय नियम को आइए देखते हैं। द्वितीय नियम क्या होता है? तो द्वितीय नियम को देखें, जिस प्रकार से परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम क्या था? आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही, तीनों का तल क्या होता है? एक ही होता है। ठीक उसी प्रकार से यहां भी है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण, इन तीनों का तल एक ही होता है। जैसे इस किरण को, आपतित आने वाली किरण को संभाल के रखने वाला कौन है? यह ग्रीन बोर्ड है। यानी यह किस तल पर है? ग्रीन बोर्ड के तल पर है। और यह आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा गया है वह भी क्या है? इस ग्रीन बोर्ड पर है। और यह अपवर्तित किरण जो है यह भी किस पर है? ग्रीन बोर्ड पर है। अर्थात ये तीनों, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों का तल क्या होता है? एक ही होता है। जिस तल से आ रही है उसी तल पे ये सारी घटनाएं होंगी। आपतित किरण भी ऐसा नहीं है कि आपतित किरण इस तल से आई और आपके इस तल से क्या हो गई? इधर चली गई, तो अपने तल को परिवर्तित नहीं करेगी। इनका तल, तीनों का तल क्या होता है? एक ही होता है। तो द्वितीय नियम क्या कहता है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। तो यह क्या है? अपवर्तन का द्वितीय नियम। तो पहला नियम आपका क्या है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है। दूसरा नियम कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब बच्चों देखिए, इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें प्योर लॉजिक होगा। और वह प्योर लॉजिक क्या होगा? प्योर लॉजिक ये होगा कि अभी आपने ये रट लिया कि जब कोई किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब कोई किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है? आखिर क्यों ऐसा होता है? यह दूर क्यों हटती है? यह पास क्यों आती है? इस क्यों का ही उत्तर बिल्कुल लॉजिक के साथ आने वाले अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।